जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स दोनों नहीं बनेंगे, या फिर सिर्फ साइक्लोऑक्सीजनेज का इनिबिशन करते हैं जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे। तो इसका इनिबिशन होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से, और ये होता है स्टेरॉयड ड्रग से होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेज का इनिबिशन कर रहे हैं जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे। तो जो साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे कि COX-1 और COX-2। जो COX-1 जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम होता है, और COX-2 जो होता है COX-1 जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, और COX-2 इंड्यूसिबल एंजाइम होता है। इसको हाउसकीपिंग एंजाइम कहते हैं क्योंकि ये अपने बॉडी में काम की चीज़ें बनाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है जो अपने शरीर में फेवरेबल होंगे। लेकिन जो COX-2 जो है वो साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे बनता है, इसलिए ये एक तरह से अपने लिए काम का कम है, या फिर मैं बोलूँ ये ख़राब है। ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये हाउसकीपिंग है और ये साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे बनता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि ये इंड्यूसिबल भी है COX-1, तो ये साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे COX-1 भी देखा गया है। और COX-2 जो होता है ये नॉर्मली किडनी, एंडोथेलियम और CNS में भी होता है, इसलिए बेसिक तो वही होगा कि ये ज़्यादा काम का है और ये कम काम का है। अब जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं इनको दो टाइप से पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो नॉन सेलेक्टिव COX इनिबिटर्स होंगे, मतलब जो COX-1 और COX-2 दोनों का इनिबिशन करेंगे, नॉन सेलेक्टिव होंगे, और ऐसी ड्रग्स जो सिर्फ सेलेक्टिव COX-2 का ही इनिबिशन करेंगे। भाई इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो सेलेक्टिव COX-2 का ही इनिबिशन करेंगे तो वो COX-2 पहले से ही बेकार है, तो उसका इनिबिशन करेंगे तो अच्छा है। इसलिए इसमें क्या होगा कि लेस रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगा, और इसमें हाई रिस्क होगा क्योंकि इसमें सभी यानी COX-1 और COX-2 दोनों का इनिबिशन होगा, तो इसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होने का ज़्यादा चांस होता है, इससे इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो जो नॉन सेलेक्टिव COX इनिबिटर्स जो होती हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं इनके बारे में बात करते हैं। इसमें होती है जैसे कि एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, इसको एसिड अमीनोफेन भी बोलते हैं, एसिड अमीनोफेन। फिर है आइबुप्रोफेन। जो आइबुप्रोफेन है ये चिल्ड्रंस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, यानी कि ये NSAID ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है डाइक्लोफिनेक, नेक्स्ट होगी इंडोमिथासिन। नेक्स्ट होगी जो इंडोमिथासिन है ये सीडेटिव होती है, ये सीडेटिव ड्रग होती है, इसलिए जिनको कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेशन या अटेंशन चाहिए होता है उनको इंडोमिथासिन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है मीफेनामिक एसिड, नेक्स्ट ड्रग होगी पायरोक्सिकैम। नेक्स्ट ड्रग होगी जो पायरोक्सिकैम जो होती है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग क्यों होती है? बिकॉज एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में चलती है, इसलिए इसका यूटिलाइजेशन अगेन एंड अगेन होता रहता है, इसलिए ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। नेक्स्ट होगी फिनाइल ब्यूटाजोन। ये सभी ड्रग्स एस्प्रिन, पैरास्टामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, इंडोमिथासिन, मेफेनामिक एसिड, पायरोक्सिकैम एंड फिनाइल ब्यूटाजोन, ये सभी जो हैं नॉन सेलेक्टिव COX इनिबिटर्स होती हैं। यानी ये COX-1 और COX-2 दोनों का, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 दोनों का इनिबिशन करेंगे। अब अपन के इनका यूज़ पे बात करते हैं। तो ये फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन तीनों को कंट्रोल करती हैं, लेकिन इनका साइड इफेक्ट भी होता है जो होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज, बिकॉज वो सभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे अपना इफेक्ट करेंगी। तो जो अपने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि PGE2 जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो उसको भी वो इनिबिट करेंगी, तो ये उसका साइड इफ़ेक्ट होगा।
पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफेन बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये ऐसी ड्रग होती है जो नो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एक्टिविटी नहीं दर्शाती, उसके साथ साथ ही लेस रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज भी सबसे कम कोज करेगी और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी नहीं दर्शाएगी। ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्यों नहीं दर्शाएगी, इसके लिए कुछ थ्योरी दी गई है, जैसे कि पेरोक्साइड थ्योरी है एक, उसके अनुसार पैरासीटामोल H2O2 की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है। और आपको पता है कि जहाँ इन्फ्लामेशन होता है वहाँ H2O2 होता है, तो वहाँ H2O2 होगा तो पैरासीटामोल इनएक्टिव हो जाएगा। अब इससे ये तो पता चलेगा कि एंटी इन्फ्लामेटरी है, लेकिन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का लेस रिस्क क्यों है, इसके लिए अलग से एक थ्योरी दी गई है, जो है COX-3 इनिबिशन थ्योरी। COX-3 इनिबिशन थ्योरी के अनुसार क्या होगा कि CNS में साइक्लोऑक्सीजनेज का अदर डेरिवेटिव होता है जिसको बोलते हैं COX-3, वो CNS में होगा तो उसका इनिबिशन करेगी, तो जिससे पेन और फीवर वो तो रुक जाएगा, लेकिन पेरिफेरल इफेक्ट का इसका नहीं होगा, क्योंकि पेरिफेरी में COX-3 है नहीं, तो वहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और इन्फ्लामेशन भी कोर नहीं होगा। उसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी कोज नहीं करेगा। तो ये थ्योरी स्पेशली पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पर लेस रिस्क को दिखाती है कि क्यों इसका कम से कम इफेक्ट पड़ता है, उस पर कम से कम लेस तो वो साइड इफेक्ट होता है। इसके साथ ही पेरोक्साइड थ्योरी ये दिखाती है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्यों नहीं दिखाती। एक अदर से थ्योरी है एनाल्जेसिक के लिए, एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए, वो ये बताती है कि पैरासीटामोल का एक मेटाबोलाइट, पैरासीटामोल का मेटाबोलाइट वेनिलोइड रिसेप्टर्स पे अपना एक्शन करता है, जिससे कि एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। ये वेनिलोइड रिसेप्टर्स का नाम होता है TRPV। TRPV का मतलब ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल वेनिलोइड। इन सभी को देखते हुए ये पैरासीटामोल अप्रूव्ड इन चिल्ड्रन फॉर फीवर एंड पेन, फीवर और पेन के लिए अप्रूव्ड ड्रग है। लेकिन आपको पता होगा कि इन्फ्लामेशन को क्योर नहीं करेगा, और उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस में अपने आइबुप्रोफेन के बारे में पढ़ा था, ये रहा NSAID चॉइस इन ड्रग चिल्ड्रन, आइबुप्रोफेन चिल्ड्रंस में ड्रग ऑफ चॉइस के लिए आइबुप्रोफेन देंगे अगर इन्फ्लामेशन है, लेकिन अगर केवल फीवर और पेन के लिए देना होगा तो पैरासीटामोल आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासीटामोल के बारे में कि इसके मेटाबॉलिज्म होने से क्या होता है, कि इसके मेटाबॉलिज्म के बाद ये 99% इनएक्टिव हो जाती है और 1% NAPQI बनाती है, जो कि CYP एंजाइम, माइक्रोसोमल एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में बनता है। ये NAPQI क्या होता है, ये होता है एन एसिटाइल पैरा अमीनोबेंजो क्विनोन इमीन। ये सल्फाइड्रल ग्रुप्स के लिए सबसे ज़्यादा एफिनिटी रखता है। जैसे सल्फाइड्रल ग्रुप्स अपने RNA, DNA, प्रोटीन और एंजाइम इन सब में होता है, तो वहाँ पे ये डैमेज कोज करेगा, लेकिन फिर भी पैरासीटामोल सेफ़ है। ये क्यों है, क्योंकि जो अपना लिवर है ये ग्लूटाथियोन प्रोड्यूस करता है, और ग्लूटाथियोन जो होता है ये ट्राइपेप्टाइड होता है, उसमें एक अमीनो एसिड सिस्टीन होता है और सिस्टीन में SH ग्रुप होता है। तो जो ग्लूटाथियोन है वो NAPQI के साथ बाइंड होकर उसको इनएक्टिव कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे पैरासीटामोल सेफ होता है। लेकिन कभी कभी पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी भी देखी गई है। वो क्यों होता है, यदि अपन किसी पेशेंट को ओवरडोज दे दें पैरासीटामोल का, तो ओवरडोज देंगे तो NAPQI का परसेंट ज़्यादा बनेगा, तो NAPQI ज़्यादा बना और ग्लूटाथियोन कम बना, तो NAPQI ऑब्वियसली डैमेज करेगा, तो ओवरडोज इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा लिवर डिजीज़, अगर लिवर डिजीज़ होगी तो ग्लूटाथियोन नहीं बनेगा, ग्लूटाथियोन कम बनेगा तो NAPQI फ्री रहेगा, तो वो आराम से डैमेज कोज करेगा। थर्ड है क्रोनिक एल्कोहलिज्म। क्रोनिक एल्कोहलिज्म क्या करता है, ऐसे पेशेंट में CYP, ये खुद ही CYP इंड्यूसर होते हैं क्रोनिक एल्कोहलिज्म पेशेंट, तो अगर CYP इंड्यूसर होगा तो CYP एंजाइम जो माइक्रोसोमल एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में NAPQI बनता है, वो ज़्यादा बनने लग जाएगा, यानी ये 90% बनेगा और ये 10% तक बनने लग जाएगा, जिससे कि ग्लूटाथियोन की तुलना में इसकी परसेंट बहुत ज़्यादा हो गई, और ग्लूटाथियोन यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर बन गया, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डैमेज कोज करेगा। अब इसका क्योर कैसे करा जाए, कि ऐसी ड्रग दी जाए जिसमें सल्फाइड्रल यानी SH ग्रुप हो, जिससे कि वो NAPQI के साथ ऐड होके या फिर उसके साथ जुड़ के उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो उसके लिए अपन एंटीडोट के रूप में N-एसिटाइलसिस्टीन जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसका यूज़ करते हैं, जिसमें SH ग्रुप होता है, वो उसको आराम से इनएक्टिव कर सकता है। थैंक यू सो मच। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ सभी नोट्स उपलब्ध हैं।